बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपको इस वीलॉग में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 3 हिस्से हैं इसके। नंबर 1 तो चाइनीज़ वापस क्यों जा रहे हैं और चाइनीज़ को पाकिस्तान से क्या शिकायत और क्या शिकवा है, क्या वो डर कर जा रहे हैं, तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो एक अहम मामला है वो ये कि पाकिस्तान में दोबारा आम इंतखाबात होने वाले हैं। सबको सांस चढ़ गया, सबकी सांस फूल गई और इमरान खान साहब ने सबको तनहा शिकस्त दी है। हुआ क्या है, कैसे वो सबको इलेक्शन में लाने पर राज़ी कर पाए, ये मैं आपको इसी वीलॉग में बताऊंगा। 13 ऐसे पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान के इदारों के पास भी मौजूद हैं, ताकतवर हलकों के पास भी मौजूद हैं, और ये वो 13 शिकायत हैं जो अमेरिका को इमरान खान से थीं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो कौन से 13 ऐसे मौके या ऐसी शिकायत थी जो अमेरिका ने की, वो 13 की 13 हमने इकट्ठी की है, ना सिर्फ मुख्तलिफ सोर्सेज से, कुछ लोगों से मुलाकात करने के बाद और कुछ वाक़याती हक़ाइक़ हैं, उनकी रोशनी में आपको मैं बताता हूँ कि वो 13 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी बिना पर अमेरिका ने यह फ़ैसला किया कि इमरान खान को हर हाल में निकाल देना चाहिए। सबसे पहले चाइनीज़ वाला मामला मैं आपको बताऊँ कि धड़ाधड़ चाइनीज़ वापस जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज़ पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे हैं। जो उनके लैंग्वेज सेंटर्स बने हुए थे 5-6 बंद कर दिए, वो भी वापस जा रहे हैं। गवादर में एक बड़ी चाइनीज़ कंपनी है जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी, वो भी वापस जा रहे हैं। और दीगर कई जगहों से चाइनीज़ ने वापस जाने का फ़ैसला किया है। क्यों चाइनीज़ इंजीनियर्स, वर्कर्स और उसातिज़ा वापस चाइना जा रहे हैं? वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ा देंगे आपके बच्चों को, अभी हम यहाँ नहीं रहना चाहते। मामला सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है। सिक्योरिटी के मामला तो पहले भी रहे हैं, पहले भी चाइना के ऊपर, चाइनीज़ लोगों के ऊपर पाकिस्तान में हमले होते रहे हैं, बड़े खौफनाक हमले होते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज़ यहाँ पे इस सरजमीन पर डटे रहे, हिम्मत करके पाकिस्तानियों के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे। तो चाइनीज़ डर कर नहीं जा रहे, ये बात तो बड़ी क्लियर है। डर कर जाना होता तो कई साल पहले वापस चले जाते, जब उनके अगवा भी हुए, उनके कत्ल भी हुए, उनके ऊपर यहाँ लगातार हमले भी हुए, वो कभी नहीं गए। लेकिन अब वो वापस क्यों जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। एक्चुअली वो डर के नहीं जा रहे, वो मायूस होकर जा रहे हैं। और चाइना में ये बात बहुत हद तक डिस्कस भी हुई है और वहाँ एक मायूसी भी है। अगर आप बात करें उन लोगों से जो चाइना के साथ राब्ते में रहते हैं या जो इन मामलात को जानते हैं, तो वो आपको क्लियरली बताते हैं कि चाइनीज़ मायूस हुए हैं। उन्हें लगा कि पाकिस्तान आज भी वही है जो 1962 में था। उन्हें लगा कि पाकिस्तान आज भी वही है जो अमेरिका की एक कॉल पर लेट जाता है। उन्हें लगा पाकिस्तान आज भी वही है जो अमेरिका के एक इशारे के ऊपर ग़ुलामी कबूल कर लेता है। तो ग़ुलामों के ऊपर सरमायाकारी कोई नहीं करता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। चाइनीज़ इसलिए मायूस हैं कि एक अच्छी खासी हुकूमत को, एक आज़ाद आदमी को जो चाइना के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाकर आगे चल रहा था, उसको निकाल कर ग़ुलामों को लाकर मुसल्लत किया गया है। इस मायूसी में इजाफा तब होता है जब लगातार हमले होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारे चीनी भाई जो हैं वो परेशान होकर वापस जा रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा, ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। समझने वाले इतना ही इशारा काफ़ी है मेरे ख्याल में। दूसरी चीज़ जो असद खरल साहब ने एक ख़बर ब्रेक की, मैं उसकी इस लेवल तक तस्दीक कर सकता हूँ कि पंजाब में एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने कि हम आपकी पंजाब हुकूमत नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से वो आइनी कवर पंजाब की हुकूमत को मैसर नहीं है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत को मैसर था। शहबाज शरीफ की हुकूमत को तो कोई ना कोई चक्कर करके बचा लिया, लेकिन यहाँ तो मुनहरिफ अराकीन के डायरेक्ट वोट लेकर शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बना है। नहीं बच पाएगा, ये हुकूमत हम नहीं बचा पाएंगे तो शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म बनकर रह जाएगा, कुछ भी पल्ले नहीं होगा, सूबाई हुकूमत भी नहीं होगी। और फिर PMLN ने बहुत डिस्कशन भी की है। जो खबर है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो असद खरल साहब ने दी है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक चीफ जस्टिस के नाम पर मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ कर दिया, और एक साबिक सफ़ीर हैं जो एक नॉन पॉलिटिकल फिगर हैं, उन पर जरदारी साहब ने एतराज़ कर दिया। नून लीग की जरदारी साहब को मनाने की जिम्मेदारी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का, EVM और ओवरसीज़ वोटर को हक ना देने का भी इशारा मिला है। यानी ये वाला इलेक्शन कमिश्नर नहीं होगा जो जानिबदार है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी नहीं होगी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट भी नहीं डाल सकेंगे। कौमी असम्बलियों के साथ साथ सूबाई असम्बली भी तहलील होने जा रही हैं, क्योंकि सबकी सांस फूल गई है। कोई भी इमरान खान का और उसके क्राउड का मुकाबला नहीं कर पा रहा।
और ना वो इकॉनमी संभाल पा रहे हैं। हुकूमत हौसला ही नहीं कर रही मुश्किल फैसले करने का। रोज़ाना कुछ ऐसे बयानात देती है जिससे मज़ीद उनकी शोहरत ख़राब हो रही है। इमरान खान साहब शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गए हैं, उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में हर गुजरता दिन उनको मज़ीद नीचे धकेल रहा है पीडीएम की जमातों को। तो उन्हें लगा पीपल्स पार्टी को छोड़कर बाकी सबको कि फौरी तौर पे इलेक्शन में जाओ, जो इज्जत बच गई है उसको संभाल लो। अब वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, वो एक नैरेटिव बनाएंगे, मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाला है, अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 18 तारीख की रात तक या 19 तारीख तक इमरान खान के लॉन्ग मार्च अनाउंस करने से पहले पहले मौजूदा हुक्मरान असेंबलियां तहलील कर सकते हैं और इसके बारे में बड़ी डिटेल मुशावरत हो चुकी है। असद खदर साहब के बकौल अभी जब आज मैं आपको ये वीलॉग आप सुन रहे हैं, आज की तारीख में 16 तारीख है, तो 16 तारीख की सुबह तक मुशावरत हुई है और उस मुशावरत में ये तो तय हो गया है कि अगले 3 दिन के अंदर पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब बढ़ जाएगा। इससे एक और झूठ भी पकड़ा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया था अदालत में वो भी झूठ था कि हम नहीं कर सकेंगे, हम 6 महीने 4 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकते हम। ये सब झूठ था, सब हो सकता है, क्योंकि अगर असेंबलियां तहलील होती है तो 3 माह की निगरान हुकूमत बनने के बाद दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। 3 माह की निगरान हुकूमत का मतलब है जून जुलाई अगस्त, यानी ये मई चल रहा है। अगर 20-25 तारीख तक असेंबलियां तहलील होती हैं तो फिर जून जुलाई और अगस्त इख्तिताम में पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा। इसके बहुत इम्कानात हैं। तो जनाब ये सूरत हाल है और इस वक्त की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक सबकी सांस फूली हुई है, किसी को कोई ऑक्सीजन मैसर नहीं है। सारे इमरान खान से वो तनहा लड़ा है, अकेला था, इन सब ने अकेला करके उसको मारा। वो लड़ा और तनहा लड़ा है, और तनहा होने के बावजूद बहुत अच्छा लड़ा है। ये सारे किलाबंद थे, इनके पास बाकायदा कवर्स थे, शील्ड्स थी, और ये इकट्ठे थे और उसको अकेले को हाथ पांव बांध कर इन्होंने पहले मारा था। लेकिन वो निकला, उसके लोगों ने, गरीबों ने, कमज़ोरों ने उसका साथ दिया, वो खड़ा हो गया और अब इन सब की सांस फूल गई है। ये उसको इलेक्शन प्लेट में रख कर देंगे। आप देखिएगा कि अगर ज़िंदगी रही तो हम भी देखेंगे कि इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे होंगे इस पाकिस्तान में और अपनी मकबूलियत की मिराज के ऊपर लड़ रहे होंगे। ये इन्हीं की गलती है। अगर इमरान खान नाअहल थे, इमरान खान के पास कोई विजन नहीं था, अगर इमरान खान काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी टीम बहुत बुरी थी, तो फिर लोगों को फैसला करने देते। आपने पैसा खर्चा, 2 नंबरी की बैरूनी साजिश करवाई और सब करके इमरान खान को वापस अवाम की ताकत दे दी, तो अब भुगती है। अब मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट्स जो हमने इकट्ठे किए हैं जिन पे अमेरिका को बहुत एतराज़ रहा इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद से लेके अब तक। और ये सारी एक वो लिस्ट है, वो चार्जशीट है जो अमेरिका की है इमरान खान के खिलाफ। यूएन में जो इमरान खान साहब ने पहले तकरीर की थी उसके बारे में इमरान खान साहब को मुतनब्बा किया गया था कि आप यूं बातें नहीं करेंगे, और इमरान खान साहब ने ज़ुबानी वो तकरीर की थी और उस तकरीर में इस्लामोफोबिया का जिक्र भी था। उस तकरीर पे अमेरिका को बहुत एतराज़ था और अमेरिकन ने ये कहा था कि ये पॉलिसी पाकिस्तान की ठीक नहीं है और ये खारजा पॉलिसी अमेरिकन को पसंद भी नहीं है कि वहाँ पे खड़े होकर भारत को भी इमरान खान साहब ने साफ धमकाया। कश्मीर पे जिस बोल्ड लहजे में उन्होंने बात की, इस्लामोफोबिया पे, सारे मामलात के ऊपर, फिर वेस्ट को, अमेरिका को आईना दिखाया, उनकी फिल्मों की मिसालें देकर बताया। इसराइल के खिलाफ जिस तरह वो बोले, तो अमेरिका का जो एक एतराज़ है, एतराज़ नंबर 1 वो ये था कि यूएन में जिस तरह इमरान खान साहब ने बात की है वो अमेरिका को पसंद नहीं था और अमेरिका उसका शदीद मुखालिफ था। ये हो गया एक एतराज़। दूसरा एतराज़ था कि इमरान खान जहाँ जहाँ इस्लामोफोबिया की बात करते हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लामोफोबिया को इस्तेमाल करके अमेरिका ने मुसलमान मुल्कों के वसाइल पे कब्ज़ा किया है। जैसे जैसे इस्लामोफोबिया के ऊपर विजन मिलता है मगरबी ममालिक में, यूरोप में और अमेरिका में, तो लोगों को ये पता चलता है कि अमेरिका ने कितनी बड़ी मुनाफकत की है इन मुल्कों के अंदर जो मुसलमान मुल्क हैं और कैसे इस्लामोफोबिया को इस्तेमाल करके उनके वसाइल पर कब्ज़ा कर लिया है। तीसरा मामला जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ था वो ये था कि सीरतुन नबी को मामलात को या रहमतुल लिल अथॉरिटी के मामलात को, इन चीज़ों के ऊपर उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। यानी वो ये चाहते थे कि इन चीज़ों के ऊपर कोई भी हुकूमत काम ना करे। आप देखें वो सऊदी अरब में डिस्करेज करते हैं, वो यूएई में डिस्करेज करते हैं, वो बाकी मुसलमान मुल्कों में डिस्करेज करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप सीरतुन नबी के मामलात के ऊपर ना जाएं,
आप ये रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी जो इमरान खान साहब बना रहे थे, इन चीज़ों के ऊपर अमेरिकन थिंक टैंक्स ने तशवीश का इजहार किया और वो पॉइंट पाकिस्तान के पास मौजूद है। और मैं ये तमाम चीज़ें सोर्सेज से लेकर आया हूँ और हमने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की है, इनमें कोई एक चीज़ भी गलत साबित नहीं हो सकती। चौथी चीज़ जिसमें अमेरिका को बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ था और इस हुकूमत ने आते ही अमेरिका का ये मामला हल कर दिया। एक तो ये सीरत नबी और रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी वाला चैप्टर क्लोज कर दिया इस हुकूमत ने आके, इस्लामोफोबिया वाला मामला भी ख़त्म हो गया, यूएन में ये कभी ऐसे बोलेंगे ही नहीं, तीनों मामला हल। चौथा, यकसा निज़ाम तालीम। अमेरिकन कभी नहीं चाहते कि यकसा निज़ाम तालीम पाकिस्तान में हो। जब जंग अजीम के बाद जापान से सारी शर्तें मनवाई जा रही थी तो एक शर्त उनके सामने ये भी रखी गई, यानी जापान तमाम शराइत मानता जा रहा था अपने मुखालिफिन की। हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर बम फट चुके थे, वो पूरी तरह तबाह हो गया था, वो तमाम शराइत मान रहा था। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि निज़ाम तालीम भी हम आपको बताएंगे क्या होना चाहिए, तो जापानियों ने कहा कि नहीं, हम एक जंग आपके साथ और लड़ लेते हैं, आइए फिर लड़ते हैं बहुत सारे सालों तक, लेकिन निज़ाम तालीम पे हम कुर्बानी नहीं देंगे, इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा मुल्क और बड़ा शानदार मुल्क बनाकर खड़ा कर दिया, ये जापान ने किया था। तो पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है उसके ऊपर हमेशा से इन्होंने नज़र रखी है। इमरान खान यकसा निज़ाम तालीम कर रहे थे, मौजूदा हुकूमत ने आते ही वो अहकामात दिए और सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। तो इस तरह ये अमेरिका का चौथा अहम एतराज़ था इमरान खान पर। पांचवा एतराज़ एक और था कि इमरान खान साहब जो इस्लामी तारीख के ऊपर काम कर रहे थे, मिसाल के तौर पे ड्रामाज, बाकी चीज़ें और तारीख के हवाले देना, जैसे अलकादर यूनिवर्सिटी, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी उनको एतराज़ था और वो सुनगुन लेते रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद में और दीगर इलाकों के अंदर कि एक्चुअली ये करना क्या चाहते हैं, और उनको इस पर बहुत तशवीश थी। छठा नुक्ता, इमरान खान OIC को क्यों लीड कर रहे हैं और OIC में वो चीज़ें क्यों उठा रहे हैं जो OIC के दूसरे ममालिक नहीं उठाते। ये बड़ा सीरियस इशू था अमेरिका को, वो हमेशा से OIC को दबा हुआ देखना चाहते हैं, सिर्फ UN जहाँ पे उनका कंट्रोल है उसके जरिए से चीज़ों को करना चाहते हैं। और OIC में चाइनीज़ को बुलाना, OIC के अंदर सबके सामने वो मौज़ूआत रखना जिसके ऊपर नॉर्मली मुसलमान मुल्क भी बात नहीं करते। तो इस पे अमेरिका को बड़ी तशवीश थी, ख़ासतौर पे इस्लामोफोबिया को लेकर। और OIC को जब पाकिस्तान लीड कर रहा था और इमरान खान जैसा लीडर, तो उनके लिए ज़्यादा मसाइल थे। सातवां मामला जो था वो अमेरिका की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे, पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे, कश्मीर को छोड़कर, कश्मीर को भूलकर। इमरान खान ये करने पर तैयार नहीं थे। शहबाज शरीफ ने आते ही वो काम किया, उन्होंने कहा अमेरिकन के हुक्म के ऊपर, इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्टेड फैसले कि फौरी तौर पे तजारत बहाल की जाए और ट्रेड मिनिस्टर जो है वो तैनात कर दिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही हुक्म दिया। हालांकि इमरान खान डट गए थे कि जब तक इंडिया 5 अगस्त 2019 के जालिमाना इक़दामात को वापस नहीं लेता, कश्मीरियों के खिलाफ जो उन्होंने किए, तब तक पाकिस्तान इंडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ताल्लुकात बना दिए, ये मामला था। एक बहुत बड़ा एतराज़ जो उठाया वो जहाज़ गिराने का मामला भी था। अमेरिकन को इस बात के ऊपर बहुत तकलीफ़ थी कि अगली सुबह जब एक दिन इंडियन तैयारे आए पाकिस्तान में, बालाकोट के आसपास कहीं अपना पे लोड गिरा के वो भाग गए, कोई नुकसान नहीं कर सके, तो पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ थी और पाकिस्तानियों को अमेरिकन ने और सब ने वार्न किया था कि आपने कोई एक्शन नहीं लेना। लेकिन इमरान खान साहब डट गए थे और ये इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर हुआ कि उस वक्त के जो एयर चीफ थे उन्होंने एक ऑपरेशन प्लान किया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने एक ऑपरेशन प्लान किया और इंडिया को सबक सिखाया, उनके 2 तैयारे भी गिरा दिए। एक उनका रूसी साख्ता Su-30 और दूसरा जो है वो MiG-21 MiG-21, ये अभिनंदन वाला तैयारा, ये 2 पाकिस्तान ने गिरा दिए और इंडिया को सबक सिखाया। इस पे अमेरिका को बहुत तशवीश और बहुत गुस्सा था। एक और मामला जो था जो 8वें नंबर पे है, इसराइल के लिए पाकिस्तान गुंजाइश पैदा करे। यानी अगर भारत वाले मामले में तो शहबाज शरीफ साहब ने बात मान ही ली है, यानी ये सारी चीज़ें अब मानी जा रही हैं। इसराइल के लिए पाकिस्तान गुंजाइश पैदा करे, और यही मामला इमरान खान साहब का और पाकिस्तान के कुछ ताकतवर लोगों के दरमियान भी एक मसाइल का बायस बना था, यही मामला इसराइल वाला। तो इमरान खान साहब कहते थे कोई गुंजाइश इसराइल के लिए पैदा नहीं हो सकती। लेकिन अब इस हुकूमत ने अहमद कुरैशी को, जो पाकिस्तान टेलीविज़न के एंकर पर्सन हैं और मुख्तदर हलकों के बहुत करीब हैं,
इवन पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी अहमद कुरैशी के अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं जानता हूँ। तो अहमद कुरैशी का इसराइल का दौरा करना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस हुकूमत पर, और अमेरिका की ये ख्वाहिश भी लगभग ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक गुंजाइश पैदा हो रही है इसराइल के लिए। जो नौवां उनका नुक्ता था या उनका पॉइंट था अमेरिकन का एतराज़ इमरान खान के बारे में, वो ये था कि चीन से पाकिस्तान लिमिट्स डिफाइन कर ले कि यहां तक चीन के साथ ताल्लुकात रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और वो अमेरिकन के साथ बैठ कर करे। अमेरिकन और पाकिस्तानी मिलकर फैसला करेंगे चीन के साथ ठीक है आप ताल्लुकात रखें, ट्रेड करें, चीज़ें करें, लेकिन उसकी एक लिमिट बनाएंगे, इससे ज़्यादा चीन के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। रूस से पाकिस्तान मुकम्मल ला ताल्लुक ही करे, ये 10वां नुक्ता था। 11वां नुक्ता ये था, और इमरान खान साहब का दौरा उसके ऊपर जल्दी का तेल का काम कर गया। 11वां नुक्ता यह था कि अफगानिस्तान पर कंट्रोल के लिए पाकिस्तान अपने अड्डे दे जिसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई ना की जा सके, यानी पाकिस्तान अड्डे दे और इस तरह के अड्डे दे, इस अंदाज में दे कि उसके ऊपर कोई कानूनी चाराजोई आलमी अदालत में या कहीं पे भी ना हो सके। यह था 11वां नुक्ता। 12वां था कि यूक्रेन के मामले के ऊपर गैर मशरूत हमायत पाकिस्तान अमेरिका की और नेटो की करे और रशिया के खिलाफ खड़ा हो जाए। और 13वां जो आखिरी नुक्ता है वो ये था कि अमेरिका को ये लगता था कि उनके जितने भी प्रॉक्सीज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन सब के लिए पाकिस्तान में हुकूमत गुंजाइश पैदा करे। उनके प्रॉक्सीज कौन लोग हैं? रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़, वो पुराने इंपोर्टेड हुकूमत के जोकर्स, उनके केसेस ख़त्म किए जाएं, उनकी सियासत के लिए गुंजाइश पैदा की जाए। तो ये भी अमेरिकन का एक मुतालबा था। तो ये 13 ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान के खिलाफ अमेरिका ने खड़ी की थी, और इनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान का रजीम तब्दील किया गया है। इनमें से कुछ 10 के करीब चीज़ों पे मौजूदा हुकूमत ने अमल कर दिया है, 3-4 चीज़ें रह गई हैं, 9-10 चीज़ों पे उन्होंने अमल कर दिया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि रजीम चेंज ऑपरेशन एक हकीकत था या नहीं। ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर कर देंगे क्यों इमरान खान सबकी आंखों में कुटकता था। अब समझ आइए आपको। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।